Hello, my dear students. Today we are going to start our next topic of chapter 3, liberalization, privatization and globalization of Indian economic development. Right? Till now we have studied about the liberalization reforms, globalization, the effects of new economic policy, what do you mean by privatization. Till now we have discussed about all these points. Now the next point in this chapter is outsourcing. Outsourcing is not a very new concept to you, I thought, because in 11th standard in business studies we have heard about the meaning of outsourcing, right? तो आज हम आउटसोर्सिंग के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे. आउटसोर्सिंग बेसिकली होता क्या है कि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और उस कंपनी में यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए. अब जो उसके जो छोटे मोटे काम होते हैं, लाइक कॉल सेंटर्स के काम हो गए, या आपको अपना डाटा रिकॉर्ड कर कर रखना है, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर कर रखना है, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है और ये हमारे कुछ साइड के काम होते हैं जिसमें अगर हम इन्वॉल्व होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा. प्लस उसके लिए हमें फिर अलग से, अब जैसे मान लीजिए आपका कोई भी बिज़नेस है, उस बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए आपको, जैसे आजकल आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स, हर किसी जो भी प्रोडक्ट होता है सबके कॉल सेंटर्स होते हैं. आपने कोई शू खरीदा, आपने कोई मोबाइल खरीदा, एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दैट मोबाइल, इन दैट शू और इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट, then and there you can call to the customer care for sorting out your queries. So जो हम कॉल सेंटर्स को कॉल करते हैं, जनरली वो जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो कॉल सेंटर्स हमारे क्या होते हैं, आउटसोर्स्ड होते हैं. आउटसोर्स्ड का मतलब है कि एक कंपनी है, इस कंपनी के पास बहुत सारा काम है करने के लिए, तो ये अपना थोड़ा सा काम किसी और कंपनी को दे देती है. अपना थोड़ा सा काम किसको दे देती है, किसी और कंपनी को दे देती है, जिससे कि इसका वर्कलोड क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. क्योंकि होगा क्या, अब इसको कॉल सेंटर खोलना पड़ेगा तो उसके लिए एक अलग यूनिट खोलनी पड़ेगी. अब इनको अपना डाटा वगैरह मेंटेन करना होगा तो उसके लिए इनको एक अलग यूनिट खोलनी पड़ेगी. मीन्स दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एज वेल. ठीक है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा चाहिए, इनको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए. तो उस केस में क्या होगा, ये क्या करते हैं कि किसी दूसरी फर्म को, किसी दूसरी कंपनी को हायर कर लेते हैं अपना थोड़ा सा काम करवाने के लिए, सो दैट द बर्डन कैन बी रिड्यूस्ड एंड दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ ऑफ द कंपनी. उस पर्टिकुलर जिस भी कंपनी को से हम अपना काम कराते हैं, दैट कंपनी इज नोन एज आउटसोर्स्ड कंपनी. समझ आ गया? तो इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज़. कुछ एक्टिविटीज़ को आउट कॉन्ट्रैक्ट कर लेना टू अ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी के साथ, दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग. तो इंडिया जो है एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग के लिए फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज़. क्यों है? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जितनी भी बाहर से विदेश की कंपनी यहाँ पर आके सेट होती हैं, तो वो ज़्यादातर सेट आराम से क्यों हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन पावर की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स उनको मिल जाता है विद लो वेज रेट्स. अगर वो अपनी कंट्री में अपना कोई भी बिज़नेस ओपन करेंगी तो बिज़नेस ओपन करने में उनके यहाँ जो वेज रेट्स हैं वो कैसे हैं, हाई होंगे फॉरेन कंट्रीज़ में, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. दैट्स वाई द वेज रेट ओवर हेयर इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज़ आर कंपैरेटिवली लो, वी कैन से. तो यहाँ पर जो वेज रेट हैं वो कैसे होंगे, लो होंगे. इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज जो होती हैं वो यहाँ आकर सेट होती हैं और अपना वर्क जो है वो क्या कर देती हैं, इंडियन कंपनी से आउटसोर्स करवा लेती हैं. आपने देखा होगा कि जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी उनकी म्यूज़िक रिकॉर्डिंग होंगी तो वो अलग कंपनी में होंगी. उनका जितना भी स्क्रिप्ट राइटिंग होगा तो वो किसी और कंपनी से होगा. तो जो फिल्म बनती है वो काफ़ी सारी कंपनीज से मिलकर बनती है, राइट. वो अपना वर्क जो फिल्म बनती है उसमें थोड़ा थोड़ा वर्क वो छोटी छोटी कंपनीज को डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि वो अपने फिल्म मेकिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ. तो दिस इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग. जितनी भी एडवर्टीजमेंट कंपनी होती है, मान लीजिए कि हमारी मोबाइल की कंपनी है एंड आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल ओनली. मुझे सिर्फ मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है. तो मैं क्या करूँगी, अब मुझे एडवर्टाइजमेंट भी करना है उसका. तो व्हाट आई शुड डू, आई शुड हायर अ एडवर्टाइजमेंट कंपनी. मुझे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को आउटसोर्स कर लेना चाहिए
और मैं जो भी मेरे मोबाइल से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स होंगे मैं उसको जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसको हैंड ओवर कर दूँगी, सो दैट आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स, राइट. सो दिस इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग. जब हम अपना काम, थोड़ी सी एक्टिविटीज़, अपने वर्क की थोड़ी सी एक्टिविटीज़ किसी और को करने के लिए दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस ऑल्सो. आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ये बिजनेस स्टडीज़ में, दैट व्हाट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने से पहले मैं आपको बता देती हूँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरली किस लिए थी, किस लिए है. मतलब आपके यहाँ जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए, उसको स्मूथली रन करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक एसोसिएशन की ज़रूरत होती है जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड्स को स्मूथली रन करने में हमारी हेल्प करती है. तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, WTO. और WTO के आने से पहले आपकी कंट्री में जो इस टाइप की वर्ल्ड ट्रेड को, जो पूरे संसार में आपका ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड को जो मैनेज कर रही थी, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन थी, गेट ऑर्गेनाइजेशन. गेट बोलते हैं हम इसको, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड. ये 1948 में एस्टेब्लिश हुई. और जब ये एस्टेब्लिश हुई देन देयर वर 23 मेंबर कंट्रीज ऑफ गेट. उसकी जो कंट्रीज थी वो कितनी थी, 23 मेंबर कंट्रीज थी गेट की. As a global trade organization to administer all international trade agreement by providing equal opportunities to all the countries in international market for trading purposes. गेट का मेन रोल क्या था, गेट का मेन रोल था कि वो जितना भी इंटरनेशनल मार्केट था, जो आपका पूरा इंटरनेशनल मार्केट था, उस मार्केट में हर कंट्री को, जितनी भी कंट्रीज़ थी उसकी, उस सारी कंट्रीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ये गेट का मोटिव था. लेकिन 1995 में हमने इस गेट का नाम बदलकर क्या कर दिया, WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में कब आया, 1 जनवरी 1995 में. ठीक है. तो हम क्या कहेंगे, WTO क्या है, द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट. ये गेट की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है. कभी वन वर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज द सक्सेसर टू गेट, तो यू कैन राइट इट WTO. एंड विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रीडेसेसर टू WTO. तो प्रीडेसेसर यानी कि WTO से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो गेट थी. इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोगों को. तो WTO का भी वही मेन मोटिव था, गेट का जो था. द गेट इज़ अ बॉडी, द WTO इज़ अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग होल वर्ल्ड अ विलेज वेयर इन गुड्स एंड सर्विसेज कैन फ्लो विदाउट एनी अनड्यू बैरियर. आपकी कंट्री, जो आपका WTO का मेन मोटिव था कि पूरे वर्ल्ड को एक विलेज बना दिया जाए, एक गांव बना दिया जाए, जहां पर बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रुकावट के सारे व्यापार हो सके, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो सके विदाउट एनी बैरियर. तो दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ WTO. अब WTO का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड था, जेनेवा में. तो ये वन मार्क में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज सिचुएटेड, जेनेवा एंड स्विट्ज़रलैंड. अच्छा, जेनेवा के जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 164 कंट्रीज आर द प्रेजेंट मेंबर्स. और इसकी 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है. 164 मेंबर्स जो हैं, 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट हैं, वो ऑब्जर्व करती हैं कि आपकी जो 164 कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में व्यापार जो है, ट्रेड जो है, वो स्मूथली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है. और अगर नहीं कर रहा है तो दे कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट them and they can take the action so that the business can run, so that the trade can run in a very smooth manner, right. इसके बाद हम पढ़ते हैं what are the rules and functions of WTO. WTO के क्या functions हैं, राइट. फर्स्ट वन इज़ फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड. पहली बात, हम जो इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो मेन मोटिव था WTO का, WTO को सेट जिसलिए किया गया था टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, जिससे कि आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्मूथली रन कर सके,
राइट, किसी भी तरीके का कोई बैरियर ना आए, किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़े ना हो. अगर लड़ाई झगड़े होते हैं देन देयर इज अ WTO who is always there to sort out the conflicts between member countries, right? नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस. अब भाई हम व्यापार कर रहे हैं देन डेफिनेटली वी नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस. हमें किसकी ज़रूरत पड़ सकती है? पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. तो इन केस इफ़ वी नीड द फाइनेंशियल असिस्टेंस देन WTO प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द member countries as well. Next is always try to remove tariff barriers between countries. आपका जो WTO है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि जो आपका एक्सपोर्ट है, राइट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप जो भी कुछ सेल कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी हैं, वो उन पर कोई टैरिफ बैरियर्स ना हो, उन पर कोई टैक्स वैक्स ना हो. ठीक है, फ्रीली आपका गुड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ WTO. इट एक्ट एज अ वॉच डॉग इन इंटरनेशनल ट्रेड. ये इंटरनेशनल ट्रेड में एक वॉच डॉग की तरह एक मतलब देख रेख करता है सबकी कि सारा काम स्मूथली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है. वेदर ऑल द मेंबर कंट्रीज आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय द WTO. अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर ये उनके खिलाफ एक्शन भी लेता है. तो हमेशा उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र भी रखता है WTO कि मेंबर कंट्रीज़ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आफ्टर दैन इट एक्ट एज अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन. कभी कभी लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर किसी के बीच में आपकी कंट्री में लड़ाई हो जाती है देन व्हाट अ पर्सन विल डू, ही विल फाइल अ केस. और फिर कोर्ट में जाते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं, दैन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. तो जो हियरिंग के लिए, हमारी बात सुनने के लिए जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कोर्ट है. और यहाँ पर अगर किन्हीं देशों के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, कोई परेशानी होती है, ट्रेड रिलेशंस ख़राब हो रहे होते हैं, देन यहाँ पर फोरम्स बनाए हुए होते हैं जिसमें आपकी सुनवाई होती है. तो WTO का ये भी फंक्शन होता है कि इट रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इन ट्रेड रिलेटेड मैटर्स by hearing them in particular forums which is designed in the WTO, right? तो this is all called WTO about. अब हम बात करेंगे GST की. तो GST is also not a very new concept to you. GST आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे. GST means goods and service tax. देखिए बच्चों, पहले क्या होता था हमारे यहाँ जो छोटे छोटे टैक्स लगाए जाते थे, हर चीज़ के ऊपर अलग अलग टैक्स, सेल्स टैक्स, वेट, है ना, इस टाइप के टैक्सेस लगाए जाते थे. ठीक है, लेकिन अब सारे टैक्सेस को हटाकर सिर्फ एक टैक्स कर दिया, उसको हम बोलते हैं GST, राइट. तो GST जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है. ये एक बहुत बड़ा, मतलब इसको कलेक्ट कर कर एक टैक्स बना दिया गया है. ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है. हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको इनडायरेक्टली कस्टमर बॉर्न करता है, कस्टमर को पे करना पड़ता है. तो इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आप कुछ भी चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक प्रिस्क्राइब्ड रेट में आपके क्या लगते हैं, टैक्स लगेगा. तो GST हैज़ रिप्लेस्ड 70 इनडायरेक्ट टैक्सेस. GST ने क्या किया है, 17, पहले हमारे यहाँ 17 इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे जिसमें 8 सेंट्रल लगाती थी और 9 स्टेट लेवल पर लगते थे, और 23 सेस लगते थे. जैसे बहुत सारे सेस होते हैं, उन सबको रिमूव कर कर एक टैक्स बना दिया गया जिसको हम बोलते हैं GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब इसके फीचर्स क्या होते हैं GST के? इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसने सारे जितने भी टैक्सेस थे, कितने टैक्सेस थे अभी बताए थे मैंने आपको, 17 टैक्सेस को और 23 सेस जो थे उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया, और जो गुड्स एंड सर्विसेज थे उनके ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड GST. मल्टी स्टेज टैक्स, ये एक मल्टी स्टेज टैक्स है जो कि हर स्टेज पर चार्ज किया जाता है. लाइक आपने कहीं से कोई सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, दैन यू विल हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट. फिर उस रॉ मटेरियल को किसी ने, मैन्युफैक्चरर ने खरीदा, तो मैन्युफैक्चरर को भी उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा. फिर किसी ने और ने खरीदा हो तो उसको भी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. तो एक मल्टी स्टेज टैक्स है. ठीक है, अब आप कहेंगे तो मैम अब मान लीजिए किसी भी चीज़ पर 20% टैक्स, गवर्नमेंट ने बोला कि दैट वी विल चार्ज 20% टैक्स ऑन दैट थिंग. तो ये क्या करेगा, इससे जब चार्ज करेगा तो 20% लेगा. ठीक है, इसने इससे 20% लिया, फिर जब ये इससे चार्ज करेगा तो फिर ये इससे 20% लेगा. तो ऐसे 20-20 कर कर क्या हो जाएगा कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं. लेकिन
जब आप इसको 20% देंगे तो जितना जितना आपने पे कर दिया है यहाँ पर, वो तो आपसे गवर्नमेंट नहीं लेगी, जितना एक्स्ट्रा यहाँ होगा वो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगी। अगर उसने आपसे डबल चार्ज किया है देन द गवर्नमेंट विल क्रेडिट इट टू यू। गवर्नमेंट आपको क्या कर देगी, उसको क्रेडिट कर देगी। तो ये जो जीएसटी है वो मल्टी स्टेज टैक्स है, हर स्टेज पर आपके ऊपर टैक्स लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जो आपका टैक्स है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब ये है जो लास्ट डीलर होता है सप्लाई चेन में, वो क्या करता है, उस जीएसटी को किस तक पास कर देता है, कंज्यूमर तक। मान लीजिए पहले प्रोड्यूसर था, देन मैन्युफैक्चरर, देन रिटेलर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन फाइनल कस्टमर। तो जो रिटेलर है ये क्या हो गया, ये हमारा लास्ट डीलर हो गया इन द सप्लाई चेन, और ये क्या करता है, हमारे कंज्यूमर को पास करता है जीएसटी। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। पहले प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चरर पर आता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पर, और लास्ट डीलर है हमारा रिटेलर, तो रिटेलर से किसके पास आता है, कस्टमर तक, राइट। इसके बाद बात हम करते हैं कुछ टैक्स रेट्स की अंडर जीएसटी, कि आपके टैक्स रेट कैसे बनाए हैं। तो आपकी कंट्री में जो जीएसटी टैक्स रेट्स हैं वो 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ जीएसटी लगेगा वो 28% है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जो भी आपके प्लांट्स हैं, सॉइल है, मैन्योर है, या कोई भी एग्रीकल्चर गुड्स हैं, वो 0% कैटेगरी के अंडर आते हैं। और जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, उन पर 18% की कैटेगरी में रखा गया है उन सर्विसेज को। लग्जरी आइटम्स जितने भी हैं, लाइक आपके एसी हैं, कार हैं, इन सबको 28% की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट इज जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एल्कोहल एंड पेट्रोलियम। जीएसटी एल्कोहल और पेट्रोलियम पर नहीं लगता है। कस्टम ड्यूटी दैट इज इम्पोर्ट ड्यूटी इज स्टिल लेविड। जो आपकी कस्टम ड्यूटी पहले लगती थी, जो इम्पोर्ट पर लगती थी, इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगती थी, वो आज भी लग रही है। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स एक्सेट्रा स्टिल लेविड। जो आपके प्रॉपर्टी पर टैक्स लगते थे, गिफ्ट टैक्स लगता था, इनकम पर टैक्स लगता था, वो आज भी लग रहा है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि 1 इंडिया 1 टैक्स बी अ मिथ। एक अब मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। आपके यहाँ क्वेश्चन आ सकता है 1 इंडिया 1 टैक्स बी अ मिथ। एक इंडिया और एक ही टैक्स, क्या ये एक मिथ है? तो आप ये कहेंगे यस इट इज़ अ मिथ, बिकॉज अभी 1 टैक्स नहीं लग रहा है। 1 टैक्स तब लगता है जब हर चीज़ पर जीएसटी लगता। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, इनकम पर इनकम टैक्स देते हैं आप, गिफ्ट पर गिफ्ट टैक्स देते हैं। और आज तक इम्पोर्ट ड्यूटी लेवी कर रही है, आज तक इम्पोर्ट ड्यूटी हम लगाते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 1 इंडिया 1 टैक्स, राइट। तो हम ये कहेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है 1 इंडिया 1 टैक्स बी अ मिथ, कमेंट ऑन दैट, तो यू विल हैव टू राइट नो, वी कैन नॉट से दैट 1 इंडिया 1 टैक्स इज लेविड over there, because still the custom duty, that is import duty, levied, and the people or the person have to pay the property tax, gift tax as well as income tax, right? So it is a myth only, right? तो ये कुछ 1 मार्क में इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं आपके कि 0% टैक्स की कैटेगरी कितनी है उसकी, तो आप बता सकते हैं कि 5 कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी, जिसमें CGST, SGST और इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको IGST हम बोलते हैं। CGST जो होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इंट्रास्टेट, जो आपकी इंट्रास्टेट सेल होती है उस पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ही स्टेट टू स्टेट आपकी कोई भी 1 स्टेट में ही आपकी कोई भी सामान इधर से उधर जा रहा है या कंज्यूम किया जा रहा है, तो उस पर जो भी GST लगेगी दैट इज़ इंट्रा स्टेट सेल। और अगर वो स्टेट में जा रहा है, अगर वो स्टेट में आ रहा है, तो उसके ऊपर दोनों ही GST लगेंगी, दैट इज CGST एंड SGST। इंटीग्रेटेड GST तब लगती है जब प्रोडक्शन एक प्लेस पर लेता है और कंजम्पशन दूसरे प्लेस पर लेता है, तब उन प्रोडक्ट्स पर क्या लगती है, इंटीग्रेटेड GST लगती है, राइट। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ GST। आफ्टर दैन वी हैव टू गो थ्रू द एडवांटेजेस ऑफ GST के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला फ़ायदा है द प्रोविजन ऑफ अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू चेन हेल्प्स इन अवॉइडिंग द कास्केडिंग इफेक्ट।
कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है, कास्केडिंग मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। जो टैक्स ऑन टैक्स पे करते थे ना हम लोग, टैक्स के ऊपर टैक्स जो पे करते थे, वो क्या हो गया उससे, मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था पीछे, प्रोड्यूसर है, देन मैन्युफैक्चरर है, देन होलसेलर है, देन रिटेलर है, देन फाइनल कस्टमर है। तो जब प्रोड्यूसर इसको कोई भी मैन्युफैक्चरर को कोई सामान देगा, तो मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि यू विल हैव टू पे 15% ऑन दैट। आपको उसके ऊपर कितना पे करना है, 15%, हम अज्यूम कर रहे हैं। तो आपने इसको दिया, तो आपने 15% इससे ले लिया, यानी कि 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट था, तो ये आपको कितना पे करेगा, 115, क्योंकि इसने क्या किया है, आपको 15%। अब जब ये आगे पे करेगा तो भाई इसमें कुछ अपना क्या करेगा, मान लीजिए इसने 5 रुपीज़ अपना प्रॉफिट भी लिया, 120 रुपीज़ हो गए, और 15% इन्होंने क्या ले लिया, अपना जो चार्ज था। तो इनको मिलाकर जितनी अमाउंट यहाँ आएगी, राइट, वो अमाउंट जितनी भी होगी उसको फिर आगे रिटेलर्स को जब आप सेल करेंगे, तो रिटेलर में भी आप यही करेंगे। तो हम कहने का मतलब ये है कि जितना जितना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो आपसे गवर्नमेंट पूरा 20% लेगी, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे पूरा 20% नहीं लेगी, वो उतना ही लेगी जितना कि आपके पास एक्स्ट्रा पहुँचा है। 20% से जो एक्स्ट्रा पहुँचा है वही लेगी। ऐसे ही यहाँ पर जो 20% से एक्स्ट्रा है वो आपसे लेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टैक्स ऑन टैक्स लगता आया है गुड्स पर, उसको वो रिड्यूस हो गया, जिससे कि आपके जो कमोडिटी के प्राइस हैं वो कम हो गए, और इट विल प्रोवाइड द बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन। सारे टैक्स बर्डन से आपका रिडक्शन हो गया, और यहाँ पर लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम थी, यानी कि जो डिस्पोजेबल इनकम थी इन हैंड, वो इंक्रीज हो गई लोगों की। सारा टैक्स बर्डन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट इज नो हिडन टैक्स। कोई भी टैक्स हिडन नहीं रहेगा, क्योंकि यू विल हैव टू पे द GST ऑन ईच एंड एवरी स्टेज। तो जो भी आपको टैक्स पे करना है वो हर स्टेज पर पे करना होगा, इसलिए कोई भी टैक्स हिडन नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी तरीके की टैक्स एवेशन होने के चांसेस नहीं हैं। नेक्स्ट इज सीम लेस फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस नेशन। पहले क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब आपका सामान जाता था ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो ट्रांसपोर्टेशन से वो जो आपके ट्रक्स वगैरह हुआ करते थे उनसे टैक्स चार्ज किया जाता था जगह जगह पर। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजियर हो गई है, बिकॉज हमने उसका टैक्स पहले ही पे कर चुके होते हैं, तो आपको बार बार टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ईज़ ऑफ डूइंग, इसको जो आपका GST है इसको करना बहुत आसान है। पहले आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, अब आपको सिर्फ सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम चलेगा, और आपको हर चीज़ का टैक्स बार बार फाइल करना पड़ता था, लेकिन अब आप सिर्फ सिंगल टैक्स रिटर्न ले सकते हैं। एक ही बार फाइल करना है और एक ही बार उसका रिटर्न भी ले सकते हैं। So here your chapter has been completed, that is liberalization, privatization and globalization. One topic is remaining in this chapter, that is demonetization, which I have covered in my business studies. Demonetization मैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए we are not going to cover that topic in this chapter. You can go through my videos on demonetization and get the content from there, right? So thank you for watching the videos.